एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके थे, हम बाकी का बचा हुआ भाग आज पढ़ने वाले हैं। उसके ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। जितना भी समय हमको लगता है कि हम दें उसमें देंगे, और कल तक आपका जो कल का वीडियो रहेगा उसमें मौर्य साम्राज्य भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एक मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे सर्दी हो जाने के कारण मेरी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ पाएगी आप लोगों को। तो उसके लिए बहुत बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 2 दिन हम पीछे चले जाएं, 2 दिन हमारा जो सिलेबस है वो पीछे खिंचा जाए, और वो भी मेरी गलती की वजह से। तो इस कारण मैं वीडियो अपलोड करूंगी रोज इसी आवाज़ के साथ, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम भ्राबू बेराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो मगध का सम्राट अशोक ने स्वयं को किस स्तंभ लेख में बताया है? तो बेराट या फिर भ्राबू जो है स्तंभ लेख में बताया है। आपसे एक चीज और शुरू करूंगी, मैं रेड पेन से क्या करूंगी, पढ़ाने के बाद थोड़ा सा मार्क कर दिया करूंगी, जिससे आप सिनॉप्सिस, और अगर आप वापस से ये वीडियो देखें तो सिनॉप्सिस सिर्फ वो रेड वाले पॉइंट्स आप लिख पाए लास्ट में। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अब होता क्या है, अशोक ने भ्राबू या बेराट स्तंभ लेख में अपने को मगध का सम्राट बता दिया। तो ये जो स्तंभ लेख है वो बताता है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्मावलंबी था। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए और ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी, देखो, तो पहले शिलालेख में क्या चीज दी गई है? पशु बलि निषेध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो स्तंभ लेख है, इनके जो शिलालेख है, उनसे प्रश्न आते हैं। वो हमको पढ़ना पड़ेगा कि किस शिलालेख में क्या चीज दे रखी है। आप शॉर्ट फॉर्म में 1 2 3 4 डाल के, और उसमें जो जानकारी दी रखी है वो आप आगे लिखते जाइएगा। हो सके अगर आपको समय मिले तो आप एक बार आकार आईएएस का जो हमारा हिस्ट्री का नोट्स है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। आकार आईएएस के जो हिस्ट्री के इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो नोट्स है मेरे पास जो है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आपको इसके जो ये हमारा चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास वो पीडीएफ ना हो तो। ठीक है, तो कोई भी जीव नहीं मारा जाएगा, ना कोई उत्सव किया जाएगा। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु मारे जाने लगे, जिसमें 2 मोर और 1 मृग हुआ करता था। इसमें भी जो मृग था वो हमेशा नहीं मारा जाता था। यह तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। तो पहले वाले अभिलेख में क्या चीज कही गई है कि पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। तो अब हमारे पास जो प्रश्न क्या बनेगा कि किन अभिलेखों में अशोक ने पशु बलि को निषेध किया है। तो किन किन अभिलेखों में पशु बलि को निषेध किया गया है? पहले और 5वें में। ठीक है, तो 26 वर्ष बाद एक बार फिर से उसने कहा कि भाई आप लोग पशु बलि नहीं करोगे। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय थी। अब होता क्या है भाई, ये कलिंग जो दक्षिण भारत की विजय के लिए अशोक जाते हैं, और वहाँ होता क्या है, बहुत खून मतलब बहता है, बहुत सैनिक मारे जाते हैं। तो इनका जो है हृदय परिवर्तित हो जाता है। ये क्या करते हैं, युद्ध घोषित धम्म घोष अपना लेते हैं, मतलब अब हिंसा ना करने की ये ठान लेते हैं। क्योंकि इतना रक्त बहा चुके थे, इतना रक्त बहा चुके थे, तो इनका जो मन है वो द्रवित हो जाता है, और जीत तो जाते हैं, लेकिन ये फिर कोई सी भी युद्ध ना लड़ने की बात कहते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा तो 13 किया जाता है। हमने ट्रिक से क्या याद कर लिया कि कलिंग का जो युद्ध है वो अशोक ने लड़ा तो 13 किया जाता है भैया। यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व के लगभग घटित हुई थी। बहुत जरूरी है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अब डेट्स पूछता है हिस्ट्री में, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमको याद रखनी होती है। और कौन से वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? 8वें वर्ष में। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अब इस शिलालेख में क्या करा है उसने कि भाई कलिंग युद्ध में जो भी दुख हुआ, जो भी गलत काम इसने किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना इसने की है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। अब 12वां जो शिलालेख है उसमें अशोक क्या करता है कि जितने भी संप्रदाय हैं
उनके सार में वृद्धि हो मतलब धार्मिक सहिष्णुता है तो पालनीय उपाय बताए गए हैं। मतलब ये क्या करता है, बौद्ध धर्म का धर्मावलंबी होता है, उसका पालन भी करता है, लेकिन ये सारे जितने भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय है, उन सभी को जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको ये कहता है कि भाई सभी सहिष्णु रहे और सभी जो सहिष्णुता है उसका पालन करें। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना प्राप्त होती है। अब क्या होता है, पहले में तो उसने बोल दिया कि अब आपको क्या लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना कि पहला दिया है तो हम पहला फिर 13 नहीं, आपको 1 2 3 4 ऐसे करके डाल के लिखना। मैं आज ही जो आकार IAS के नोट्स है वो हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप वहां से जो 14 ही शिलालेख है उनको पढ़ेंगे, किस शिलालेख में क्या चीज दे रखी है। ठीक है, तो दूसरे में क्या दे रखा है कि दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चोल हो गया, पांड हो गया, क्षत्रिय पुत्र हो गया और केरल पुत्र हो गया सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना प्राप्त होती है। तो हमसे अब ये पूछा जाएगा कि किन किन शिलालेखों में दक्षिण का वर्णन किया गया है, दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन किया गया है। तो एक तो दूसरा हो जाएगा और 13वां, क्योंकि 13वां कलिंग युद्ध भी तो दक्षिण में ही हुआ था ना, तो दूसरा और 13वां याद रखना। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो 13वें बृहद शिलालेख में चोल पांड्य, ये हो गया ना। ठीक है, तो हाँ, ये 13वें बृहद शिलालेख में चोल पांड्य ताम्रवर्णी का उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अब क्या होता है भाई, 13वें में पहले तो कलिंग युद्ध का मिल गया हमको, दूसरा ये बताता है कि जो 5 यवन राजा थे उनके साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोक यानी एंटियोकस सेकेंड, थियोस सीरिया का शासक। एंटियोक कौन था, सीरिया जो जगह है सीरिया नामक, उसका शासक। तुर्मे या तुर्माय टोलमी सेकेंड, फिडाल्डेल्फस मिस्र का राजा। ठीक है, टोलमी द्वितीय, फिडाल्डेल्फस तुर्मे भी जिसको कहा जाता है, मिस्र का राजा। एंतकिनी यानी एंटीगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा। मग साइरीन का राजा। और अलिक सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस एपिरस का राजा। अब देखो ये चीज जो है ना, ये बहुत टफ लग रही है पढ़ने में, लेकिन हो सकता है कि हमसे मैच द कॉलम से पूछ ले, जैसे इधर राजा का नाम दे दिया, इधर जगह का नाम दे दिया कि भैया जो अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे तो उनको मैच करके दिखाइए। तो आपको क्या करना, थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक बना लो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद रख लेना कि भाई जो है ये, जैसे मान लो तुर्मई है, तुर्मई मिश्र का राजा, तुर्मय मिश्र, तो ऐसे करके कुछ भी कि मेरा मिश्र से कुछ भी ऐसे करके बना लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगोरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईशा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अब होता है क्या, देखो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला जो है, वहां से एक ताम्रपत्र मिलता है, ताम्रपत्र यानी तांबे पे लिखा गया था। ठीक है, सोहगोरा नाम था। और बांग्लादेश के बोगुरा, दूसरा कहाँ से मिलेगा, बोगुरा करके एक जगह है बांग्लादेश की, महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई थी। मतलब ऐसा माना जाता है कि इन दोनों अभिलेख की भी जो रचना है वो अशोक के काल में ही हुई और प्राकृत भाषा में हुई थी। उन्हें ईशा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अब देखो ज्यादातर जो चीजें हम पढ़ के आए हैं कि अशोक का जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि मोस्टली में है, कुछ एक में अरमाई के, वो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। अब ये जो अभिलेख है ये किस संबंध में थे, दोनों महास्थान और सोहगोरा, कि भाई अकाल के समय जो भी राहत कार्य अशोक ने किए उनकी वर्णन किया। अब देखो नॉर्मल सी बात है, कोई भी राजा होगा, आज भी हमारे मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, वो जो भी काम कर रहे हैं उनका वर्णन तो वो करते हैं ना, अलग बड़ी बड़ी जगह पे वो फिर पोस्टर लगवाते हैं कि भैया इतना हमने सिंचाई की व्यवस्था करी, इतने हमने रोड बनवाए। तो हर राजा ये काम करता है, हर राजा अपने प्रजा को ये बताता है कि भाई मेरे शासन में इतना काम हुआ है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है और ये पुष्टि जैन स्रोत भी करते हैं कि भाई हाँ अकाल आया था। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे, एक तो धर्मस्थनीय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थनीय क्या होता था, दीवानी होता था, और कंटक शोधन फौजदारी होता था। देखो धर्मस्थनीय मतलब दीवानी, सिविल सिविल मतलब जैसे परिवार का झगड़ा हो गया या नॉर्मल बिना क्राइम का, बिना मर्डर, ऐसे जो केस होते थे उनको सिविल कहा जाता है। तो कैसे याद रखेंगे कि भाई घर में धर्म चलता है, तो दीवानी मस्तानी हो गई, धर्म से दीवानी मस्तानी हो गई, ऐसे याद कर लो कि दीवानी में दीवानी
और धर्म से दीवानी हो गई। ठीक है, दीवाना धर्म में ही होता है व्यक्ति। ठीक है, धर्म में स्थनीय दीवानी। अब कंटक शोधन फौजदारी। अब फौज में जैसे ही गए तो क्या हुआ, आपको इतना परिश्रम करवाया कि आपको शोधन कर दिया। आपका शोधन मतलब समझते हो, प्योरीफाई कर देना। तो जैसे ही आप फौज में गए आपका शोधन हो गया, आपको मतलब शुद्ध कर दिया गया। ठीक है, गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गुण पुरुष कहा गया है। ये किसी को नहीं पता हो तो सिनॉप्सिस में लिख लेना भैया कि जो गुण पुरुष है वो ऐसा डायरेक्ट ये प्रश्न बनेगा कि गुण पुरुष किन्हें कहा गया है, तो गुण पुरुष गुप्तचरों को कहा गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के दो वर्गों का उल्लेख किया, एक तो संस्था, एक ही स्थान पर रहते हैं जो, और संचरा जो कि अलग अलग स्थान पर भ्रमण करने वाले। अब देखो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने क्या किया है कि भैया दो प्रकार के हमको बताए हैं कि गुप्तचर दो प्रकार के हैं, एक तो संस्था, दूसरा संचरा। अब संस्था मतलब जो एक ही जगह पर रह के वो करेगा, मतलब स्पाई का काम करेगा। लेकिन संचरा नाम से स्पष्ट है कि घूमने फिरने वाला है, अलग अलग जाके जो है हमारा स्पाई का काम करते थे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के गुप्तचर शामिल है, जिसमें काप्टिक, उदास्तिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी आदि शामिल है। देखो क्या होता है अब, ये जो है मतलब हमारा गूढ़ पुरुष या जो गुप्तचर विभाग, उसमें ना बहुत सारे पद हैं, जिसमें काप्टिक, उदास्तिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी, ये देखो मत पढ़ो, ये इतना डीप में नहीं जाएगा वो। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। ये बहुत जरूरी प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का वर्णन किस किताब में मिलता है। ये प्रश्न बनता है कि भैया मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें मिलता है। अब देखो मैं ज्यादा क्या करती हूँ, ज्यादातर चीजें पे टिक लगवा देती हूँ। क्यों लगवाती हूँ, क्योंकि ये जो बुक है ये पहले ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज से लिखी गई है, जो इम्पोर्टेंट अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा रहा है उससे बनी हुई है। और अगर इसमें से भी मैं थोड़ा सा कम करवा पा रही हूँ वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा, इतना तो एटलीस्ट हिस्ट्री में हमको पढ़ना पड़ेगा। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 3 सदस्यों वाली समिति द्वारा होता था, जिनकी कुल 6 समितियां होती थी। देखो क्या होता था, 6 समितियां थी और हर एक में 5-5 व्यक्ति होते थे, 5 सदस्य होते थे और कुल मिला के 30 बन जाते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती, ये याद रख लेना कि भैया जो थर्ड वाली जो है समिति वो क्या करती थी, जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। ठीक है, तीसरी का काम था जनगणना करना और छठी का काम क्या था, बिक्री कर को वसूल करना। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। जो बिक्री कर था, विक्रय कर मतलब जो सेलिंग टैक्स था, वो क्या था, मूल्य का 10वें भाग, मतलब आपने कितना सेल किया उसके 10वां भाग हमको दे दो भैया। ठीक है, करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। ये कौन कह रहा है कि करों की चोरी करने वाला को मृत्युदंड दिया जाता था, मेगास्थनीज कह रहा है। ठीक है, वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। वो क्या करता है, ये हमारा जो क्या बोलते हैं मेगास्थनीज, वो ये कहता है कि जो नगर के पदाधिकारी थे उनको एस्टिनोमोई, ये कहता है कि भाई जो नगर के अधिकारी थे वो एस्टिनोमोई थे। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकर निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, प्रश्न ये बनता है कि भाई मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। डायरेक्ट प्रश्न जो इजी बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। अब क्या होता है, मौर्य युग में नगर सिटीज थी, उनका प्रशासन, आज भी सिटीज का नगर पालिका ही चला रही है, तो उनका जो प्रमुख हुआ करता था वो नागरिक या फिर पूर्व मुख्य हुआ करता था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, मेगास्थनीज क्या करता है, 7 भागों में हमारा जो समाज है उसको डिवाइड कर देता है। कौन कौन से, दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री और उपदेशक। वहीं जो हमारा कौटिल्य होता है वो सिर्फ 4 भागों में डिवाइड करता है। तो मेगास्थनीज, यहाँ डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि मेगास्थनीज ने कितने भागों में डिवाइड किया, मेगास्थनीज ने हमारे 7 भागों में डिवाइड किया है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। देखो कौटिल्य कहता है भाई कि 9 प्रकार के दास थे। ठीक है, अर्थशास्त्र में हमको जानकारी मिलती है कि 9 प्रकार के दास थे, लेकिन मेगास्थनीज भैया क्या कहते हैं कि भैया कोई दास प्रथा नहीं थी यहाँ पर।
उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। मतलब यहाँ पर जाति का वर्णन किया गया है, जातियों का वर्णन करते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा था। हिंदू कुश पर्वत जानते हो आप लोग? आप जब जियोग्राफी पढ़ोगे ना तो आपको हिंदू कुश पर्वत हिमालय के यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो ये कहता है विंसेंट ऑर्थर स्मिथ की हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा था, मतलब साइंटिफिक रेखा था। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ यानी उत्तर की ओर तक्षशिला, तक्षशिला समझते हो आप लोग? अभी पाकिस्तान में जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पे जो क्षेत्र है। उज्जैनी समझते हो? उज्जैन वाला, अवंती रट, मतलब उज्जैन सिर्फ उतना ही नहीं था, पूरा मतलब हमारा मध्य प्रदेश का काफी भाग इसमें आता है। कलिंग, तोसली जिसकी राजधानी थी, तोसली समझते हो? दक्षिण भारत। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, ठीक है। स्वर्णगिरी कर्नाटक से कहा जाता है कि कर्नाटक वाला क्षेत्र था। प्राच्य या फिर पूर्वी क्षेत्र पाटलिपुत्र जो बिहार में है अभी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा तक्षशिला भी हो गया, उज्जैनी भी हो गया, तोसली भी हो गया, सुवर्णगिरी भी हो गया, दक्षिणी पथ की राजधानी, और प्राची या पूर्वी राज्य प्रदेश जो है पाटलिपुत्र हो गए। बहुत मुश्किल होती है जब सर्दी वगैरह हो जाती है तो बोलना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत है। जो भाग और बलि है वो क्या थे? प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत माने जाते थे कि रेवेन्यू कहाँ से आएगी, भाग से या फिर बलि से आएगी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या कह रहा है कि जो राजा है वो भूमि का मालिक होगा। अब देखो मैं पहले इस पेज का जहां से हमने शुरुआत करी वहां तक का मोस्टली चीजें आपको बता देती हूँ कि जो है आपको सिनॉप्सिस में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी लिखना है, याद रखना ये जरूरी है। भाब्रू बेराट अभिलेख, एक मिनट पेन चेंज करने दीजिए मुझे। भाभू बेराट अभिलेख, स्तंभ लेख लिखना है आपको। मगध का सम्राट कहा गया है, लिख लेना ये चीजें। ठीक है। पहले में पशु बलि का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। पांचवे में जो है हमको ये वर्णन मिलता है कि पशुवध को मतलब खत्म किया गया। तो पहले और पांचवे में क्या है? पशुवध निषेध किया गया है। कलिंग 13वें में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 वर्ष बाद 261 याद रखना। ये 12वां भी याद रख लेना कि क्या लिखा है 12वें में। और आपको आकर आईएएस के आज जो नोट्स में भेजूंगी उससे आपको खुद लिख पढ़ना है। 14 शिलालेख और बाकी जो गुहा लेख है और इसके अलावा स्तंभ लेख है उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, यहाँ से आते हैं प्रश्न। ठीक है, और इसके बाद में ये जो आपको 4-5 है इनको ट्रिक बना के आपको लिखना है कि भाई 5 यवन राज्यों से जो हमारा थे क्या बोलते हैं अशोक, उनकी मित्रता थी। चलिए अब ये जरूरी है कि सोहगोरा और बोगुरा से हमको क्या मिलता है? दो अकाल की जानकारी मिलती है। अकाल की जानकारी कहाँ से मिल रही है? महास्थान और सोहगोरा अभिलेख से। ठीक है, अब इसके बाद में फिर हम ये याद हो जाएगा। धर्म दीवानी होगी, धर्म में कंटक गुण पुरुष मतलब गुप्तचर संस्था संचरा आपको याद हो जाएगा। मेगास्थनीज की इंडिका, तीसरी समिति जनगणना, छठी समिति विक्री वसूल करती थी। ठीक है, यूनानी राजदूत किसके राज दरबार में आया था ये याद रखना, जिसको याद ना हो। नागरक या पूर्व मुख्य कहा जाता था, ये भी याद रखना। 7 भागों में किसने डिवाइड किया था? ये प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज ने जो है समाज को कितने भागों में डिवाइड किया, तो फिर आपको 7 लगा के आना है वहां पे, ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है, दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, ये भी जरूरी चीज है, कौन ने नहीं करा। विंसेंट स्मिथ ने कौन सी भारत की जो है वैज्ञानिक सीमा बताया है। ठीक है, अब ये राजधानियां तो याद हो ही गई है हमको, मोस्टली याद है, तो इजी चीजें हैं। राजस्व स्रोत क्या क्या थे। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में अर्थशास्त्री के अनुसार भूमि का स्वामी कौन हुआ करता था? तो वो राजा हुआ करता था। अब क्या है? ओके रुकिएगा। चलिए देखिए क्या हुआ। राजा भूमि का मालिक होता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। कि भाई जो एक भाग उत्पन्न हो रहा है उसका अधिकारी मैं हूँ और इसको भाग कर कहा जाएगा। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। ठीक है, तो राजा को जो उसका भाग मिलता था प्रजा से वो मतलब भाग कहलाता था। ठीक है, भूमि से उत्पन्न उत्पादन से, और दूसरा जो था वो बलि कर था। ठीक है, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता करता था। ठीक है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन समाहर्ता करेगा। ठीक, अंतपाल क्या करेगा?
सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करेगा। प्रदेष्टा क्या करेगा? विषयों या कमिश्नरों का प्रशासक था। उपयुक्त उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मुख्य पदाधिकारी इस प्रकार थे: पन्याध्यक्ष, वाणिज्यिक अध्यक्ष। अब देखो, ये चीजें याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि पिछले कम से कम 3-4 सालों से प्रश्न बन रहा है, यहाँ से चीजें बन रही है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि समाहर्ता कौन था मौर्य काल में। ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो आपको ये याद रखना है। पन्नी कौन बीनता है? जो कॉमर्स का काम करता है, ऐसे याद कर लो। पन्याध्यक्ष वाणिज्य, सूराध्यक्ष मतलब शराब वगैरह। सूना अध्यक्ष, सूना सूना व्यक्ति जब होता है तो बड़ूच खाने के समान हो जाता है, ठीक है। बुचड़खाना, सॉरी बुचड़खाना, ठीक है। गणिका, वेश्याओं। अब देखो, वेश्या कैसी है? गणिकाओं के समान है, ठीक है। सीता अध्यक्ष मतलब राजकृषि। पुराने समय में जो सीता है उसका उपयोग कृषि के रूप में किया जाता था। आकार अध्यक्ष, आकार आईएएस याद कर लो। आकार आईएएस एक खान है, मतलब एक माइन है, ठीक है। उनके नोट्स बड़े शानदार है। लक्षणा अध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष। देखो, मैं एक बात बोलूं, कभी भी कंपटीशन, जैसे जो अच्छा व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है ना और किसी की मदद हो रही है, उससे कभी कंपटीशन मत रखो, उसको साथ लेके चलना सीखो कि भाई ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उसको और आगे बढ़ाओ, तो आप अपने आप भगवान आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष। तुम्हारे लक्षण कैसे हैं? छापे पड़ने वाले लक्षण है तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारे लक्षण कैसे हैं? छापे पड़े तुम्हारे यहाँ। लोहा अध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। लोहा क्या है? धातु है, ठीक है। नावाध्यक्ष, नावाध्यक्ष, एक मिनट रुकिए, नावाध्यक्ष है ना ये, 1 मिनट रुकिएगा। अरे कटिए आप, चलिए, नावाध्यक्ष है, ठीक है, ठीक है। लक्षण कैसे तुम्हारे? छापे के। और नाव अध्यक्ष, नाव मतलब जहाज, याद हो गया ये भी, ठीक है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। देखो, पहले जब नारियों की स्थिति अच्छी थी ना, तो उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। धीरे धीरे नारियों से अधिकार छीने गए और नारियां अपने अधिकार देती चली गई हैं। पहले क्या था? महाभारत काल में तो नियोग प्रथा प्रचलित थी। हम पढ़ के आए हैं कि भाई अगर पत्नी चाहती है, उसके पति से बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो किसी और से मतलब बच्चा उत्पन्न कर कर, लेकिन जो बच्चा है वो पति का ही माना जाता था। तो पत्नी को इतना भी अधिकार था उस समय। लेकिन जो हमारा आज का समाज है, उन्होंने महिलाओं से अधिकार छीना गया और धर्म के नाम पे छीना गया, जबकि धर्म स्त्री पुरुष दोनों को समानता देता है। और इसी कारण कहीं ना कहीं महिलाएं धर्म से दूर होती चली गई, कि यार हमको तो कोई अधिकार ही नहीं दिया है। बल्कि धर्म आपको अधिकार देता है। धर्म तो बॉडी को मानता ही नहीं है, धर्म तो ये मानता है कि आप आत्मा है, और भगवान भी आपकी आत्मा को देखते हैं। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि धर्म ने हमको स्त्री पुरुष बनाया, तो ये आप गलत मान रहे हैं। भगवान ने स्त्री पुरुष का कोई विभेद नहीं किया, भगवान ने सिर्फ आत्मा और एक ही शरीर, एक चोले के रूप में दिया है। तो कभी भी भगवान को दोष ना दे, समाज को दोष दे कि समाज बुरा है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। भैया, एक तो हम विवाह विच्छेद, पत्नी छोड़ सकती थी और तलाक भी दे सकती थी पत्नी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती है। देखो, अब आज के समय में कर सकती है क्या? आज के समय में 10 बातें ना सुना दे, मतलब समाज स्त्री को, फिर कह देना 10 से ज्यादा बातें सुना देगा कि यार ये तो पति को छोड़ के चली गई, ये वो। उस समय अधिकार था। लेकिन इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था, ठीक है। तो दोनों को अधिकार बराबर दिए गए। वो भी छोड़ सकती थी अगर ये पुरुष नहीं बच्चा पैदा कर पा रहा है, पुरुष भी छोड़ सकता था अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर रहा। हालांकि ये बात तो गलत है, दोनों ही गलत, मतलब दोनों के लिए गलत है कि अगर आप दो आप रहो ना, क्यों जरूरी है कि आप लोगों के प्रेशर में आके ये चीजें करें। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया है। अब क्या होता है, मनु ने क्या करा है, जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, जो विदेशी है, उनको व्रात्य क्षत्रिय कहा है मनु ने। ये तो व्रात्य क्षत्रिय है, ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया, ठीक है। सारनाथ जो स्तंभ है उसका निर्माण अशोक ने करवाया। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। देखिए, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लो होती जा रही है, तो आई थिंक मैं यहाँ तक पढ़ा देती हूँ। ऑब्जेक्टिव कल लगाऊंगी, थोड़ी सी मैं क्षमा प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मतलब तबीयत ठीक नहीं है और आवाज के कारण मुख्यतः जो हो रहा है, गला और चला ही जाएगा, वीडियो नहीं बन पाएगा अगर नहीं हुआ तो। चलिए, 4 सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है,
ठीक है, आप नहीं देखते, अशोक स्तंभ नहीं देखते आप, वो यही सारनाथ में है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो वो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अब मेरे को आप ये जवाब दोगे आज कमेंट में कि सारनाथ कहाँ पर है, चलो बताना, आपको एक चीज नई सीखने को मिलेगी। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो स्थापत्य कला है उसके दृष्टिकोण से देखें तो सांची का जो स्तूप है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। इस स्तूप का आरंभिक काल तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व था, मतलब तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है स्तूप का निर्माण कराया गया। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज हेनरी टेलर ने करी। अब देखो क्या, देखो कैसे याद करो, ट्रिक्स है कि भैया सांची का दूध पिया और टेलर का काम करने लग गया है। मैं तो सांची का दूध पीता हूँ, इसलिए मैं तो टेलर का काम करने लग गया। और भरूच के स्तूप की खोज किसने करी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने करी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित। अब देखो होता क्या है, अमरावती महाराष्ट्र में है जगह करके, अब बच्चा क्या करता है, लगा देता है महाराष्ट्र अमरावती का स्तूप अगर गलती से आ जाता है तो वो है आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में। ठीक है, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। ठीक है, तो कौन ने पता लगाया अमरावती स्तूप का? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। सारनाथ का धमेक स्तूप मूल रूप से अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ये देखो, सारनाथ का जो धमेक स्तूप है वो मुख्यतः अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में निर्मित हुआ। यह बिना अधिष्ठान की समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग या कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। देखो क्या हुआ, बिहार में पटना में बुलंदी बाग और कुम्भहार करके एक जगह है, वहां से खुदाई हुई तो वहां पर मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवन मिले हमको। देखो लकड़ी के भवन जो है उस समय बनाए जाते थे, तो हमने जब खुदाई की तो हमको मिले हैं। मुख्यतः जो पाटलिपुत्र वाला इलाका है वहां पर। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो बुलंदी बाग से क्या हुआ है नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाना गया। अब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न बनेगा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? रखिएगा, पुष्यगुप्त वैश्य ने। सम्राट अशोक के शासनकाल में तुषास्प ने इसमें से नहरें निकलाई थी। अब देखो नहरें पुष्यगुप्त ने तो निर्माण करवाया और तुषास्प ने क्या करा? नहरें निकलाई। मौर्योत्तर काल में सुदर्शन झील का बांध नष्ट हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप रुद्रदामन के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील के बांध के पुनः टूट जाने पर स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील की मरम्मत पुनः करवाई थी। चलिए, आई होप चीजें आपको पसंद आई होंगी। अब मैं रेड पेन से इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरी आवाज बिल्कुल जाने वाली है। और थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और बिल्कुल मुझे आज जवाब चाहिए कि सारनाथ कहाँ पर है, तो आप ये जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।